इन्फेंट की डेथ डिवाइड बाय टोटल लाइव बर्थ इनटू 1000। इन्फेंट मतलब 1 साल तक का बच्चा, ठीक है। तो टोटल इन्फेंट डेथ न्यूमरेटर में रहेगा, टोटल लाइव बर्थ डिनोमिनेटर में रहेगा, इनटू 1000। ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और क्या रेट होती है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब टोटल डेथ जो कि 1 से 4 साल के बच्चे में हो रही है, डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, जो 1 से 4 साल के बच्चे कितनी पॉपुलेशन है उनकी, इनटू 1000। ये हो गई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितनी डेथ हो रही है बच्चों की जो कि अंडर 5 एज ग्रुप में है, ठीक है। ये होता है अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। Adult mortality rate मतलब probability of dying between age of 5 to 60 years per 1000 population. Okay, now please concentrate, ये बहुत important है, ये आ भी चुका है पहले क्वेश्चन। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट और मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट इफ यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन rate and ratio of maternal mortality rate and maternal mortality ratio, क्या difference है देखो। maternal death among women of reproductive age group, तो अगर रेट की बात करेंगे उसमें डिनोमिनेटर में रहेगा वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कितनी मेटर्नल डेथ हो रही है डिवाइड बाय वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये तो हो गया मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। बट अगर रेशियो की बात करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, मेटर्नल डेथ डिवाइड बाय लाइव बर्थ, ठीक है। तो लाइव बर्थ अगर डिनोमिनेटर में है तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो होगा, अगर डिनोमिनेटर में वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट होगा, रेट, ठीक है। ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब एमसीक्यू करते हैं देखते नहीं है क्वेश्चन में रेट पूछा है या फिर रेशियो पूछा है, ठीक है। तो रेट में डिनोमिनेटर में आएगा वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रेशियो में डिनोमिनेटर में आएगा लाइव बर्थ, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, death from a specific disease divide by mid-year population into 1000. Why this is important? क्योंकि जब कोरोना आया था, so कोरोना is a specific disease, उस टाइम पे डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट होती थी कि कोरोना की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, तो डेथ फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 इज कॉल्ड डिजीज स्पेसिफिक रेट। अगर जनरल डेथ की बात किया जाए, यहाँ पे मैंने लिखा है DDCDR, CDR मतलब क्रूड डेथ रेट, ठीक है। क्रूड डेथ रेट और डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या डिफरेंस है, अगर न्यूमरेटर में सिर्फ डेथ लिखा होगा, जनरल डेथ लिखा है, तो हो जाएगा क्रूड डेथ रेट। अगर स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कोई लोग मर रहे हैं, स्पेसिफिक डिजीज मान लो कोरोना, मीजल्स या एनी डिजीज, तो दैट इज नोन एज डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। सो ये रेट्स एंड रेशियोज से भी समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द नेम एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके, लुक एट द पिक्चर नाउ, दिस इज iceberg phenomena of disease. I think most of you are aware of it, ठीक है। ये आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज को रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर। मतलब क्या है आइसबर्ग फिनोमेना का मतलब क्या है, आइसबर्ग मतलब क्या होता है कि आइसबर्ग जो है एक तरह से आइस का बड़ा सा पहाड़ है जो कि ओशियन में होता है, ठीक है। सिर्फ आइसबर्ग की टिप आपको दिखती है ओशियन के बाहर, मैक्सिमम जो आइसबर्ग होगा, जो पहाड़ होगा वो ओशियन के नीचे ही होगा, पानी के नीचे ही होगा। सो द विजिबल पार्ट इज वेरी स्मॉल पोर्शन। What does this visible part represents? The diagnosed cases, the diagnosed cases, whereas this submerged parts represent the undiagnosed, the misdiagnosed, the subclinical cases, the asymptomatic cases, the susceptible population. मतलब मान लो आपके एरिया में 100 लोग को कोरोना हुआ, उनमें से सिर्फ 3 लोग डॉक्टर के पास गए, वो 3 लोग हो गए विजिबल पार्ट, क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने उनको डायग्नोस किया कोविड-19। बाकी जो 97 लोग थे उन लोग को लग रहा है हाँ कोविड लाइक सिम्टम है लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो वो लोग क्या रह गए अनडायग्नोस केस, या उनको पता भी नहीं उनको कोरोना है कि नहीं, वो रह गए सब क्लिनिकल केस, ठीक है। एसिम्टोमेटिक केस या प्री सिम्टोमेटिक केस वो सबमर्ज्ड ही रह गए, वो डॉक्टर के पास गए नहीं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है,
The floating tip is clinical cases. The submerged portion is pre-symptomatic, asymptomatic या undiagnosed case. ठीक है. Epidemiologist is concerned with visible part or invisible part. Anybody any idea? जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होगा वो किससे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है, विजिबल पोर्शन या इनविजिबल पोर्शन, सबमर्ज पोर्शन या फिर क्लिनिकल विजिबल? इनविजिबल पोर्शन, सबमर्ज्ड. वेरी गुड. एंड फॉर क्लिनिशियन, क्लिनिशियन के लिए कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा? विजिबल पोर्शन. यस. सो डॉक्टर्स के लिए यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग डॉक्टर के पास आ रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग दवाई निकालेंगे. ठीक है. और हम एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है सबमर्ज पोर्शन क्योंकि एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, एक्चुअल प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज हमें यहीं से मिलेगा. जो लेटेंट लोग हैं जो आगे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है, द कैरियर्स, द लेटेंट इन्फेक्शन वाले लोग सब तो सबमर्ज है, छुपे हुए हैं. ठीक है, वो लोग दूसरे लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं डिजीजेस. तो एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया सबमर्ज पोर्शन. और स्क्रीनिंग किसी भी डिजीज की इस हिडन पोर्शन में किया जाता है. ठीक है, स्क्रीनिंग इज डन फॉर द हिडन पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, whereas diagnosis is done for the tip of the iceberg. This is very important. ठीक है. तो जो लोग आप लोग को लग रहा है कि ये लोग रिस्क फैक्टर्स में हैं, ये लोग ससेप्टेबल हैं, आप लोग बस सोच रहे हैं कि इनको हो सकता है आगे जाकर डेवलप हो जाए. फॉर एग्जांपल कि जो फीमेल है सपोज मेनोपॉज एज ग्रुप में आ गई है और बहुत अनक्लीन अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रही है, ठीक है, आगे जाके इसको कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो सकता है. तो आप क्या करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है वो कराएंगे. तो स्क्रीनिंग की जाएगी इन लेटेंट लोगों के लिए, और जो एक्चुअल जिनको डायग्नोस हो गया सर्वाइकल कार्सिनोमा उसको कौन डील करेगा, डॉक्टर्स विल डील विद दैट. ठीक है. अच्छा, ऐसी कौन कौन सी डिजीज है, दिस इज अ क्वेश्चन. आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट सीन इन. कुछ डिजीजेस ऐसी है जिसमें कोई लेटेंट फेस होता ही नहीं है. दैट आर 4 डिजीजेस, रेबीज, टिटनेस, मीजल्स, रूबेला. इन 4 डिजीजेस में लेटेंट फेस होता ही नहीं है. जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो साइंस एंड सिम्टम शो करेगा ही करेगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाई ये जो 4 डिजीजेस होती हैं ये आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करती है. ये कभी भी छिपी हुई नहीं रहती. इनमें साइंस एंड सिम्टम डेवलप हो ही जाएगा एक बार इनका इन्फेक्शन हो गया तो. ठीक है. ओके, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि डिजीज कंट्रोल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन. जब भी आप पीएसएम पढ़े होंगे बहुत आपसे क्वेश्चन भी पूछा होगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. सो डिजीज कंट्रोल, डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन. किसी को आइडिया है तीनों में डिफरेंस क्या है? डिजीज कंट्रोल क्या होता है, डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है और डिजीज इरेडिकेशन क्या होता है? मैम, डिजीज कंट्रोल मतलब इंसिडेंस प्रिवेलेंस को रिड्यूस करना होता है, जो रिस्क ऑफ डिजीज रहता है उसको रिड्यूस करना होता है. और जो डिजीज एलिमिनेशन है वो मतलब कंप्लीट इंटरप्शन को और ट्रांसमिशन का जो कंप्लीट मतलब इंटरप्शन कंप्लीट मतलब बंद करना है पूरा ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज एजेंट. और डिजीज एराडिकेशन में एकदम एक्सटर्मिनेशन करना पड़ता है पूरा, मतलब एकदम होल रूट से एराडिकेट करना पड़ता है. ओके, तो मुझे ये बताओ कि स्मॉल पॉक्स क्या है, डिजीज कंट्रोल में आती है, डिजीज एराडिकेट मैम, एराडिकेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. सो डिजीज कंट्रोल मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज. फॉर एग्जांपल डिजीज एजेंट मतलब क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि कोरोना जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द एयर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, तो आपने सबको बोला कि सब हैंड वॉश यूज करो, अच्छे से हाथ धो, क्लीन रखो और सैनिटाइजर वगैरह यूज करो ताकि डिजीज कंट्रोल में आ सके. ठीक है, ताकि डिजीज कंट्रोल में आ सके, डिजीज के नए केसेस कम हो सके, डिजीज का ड्यूरेशन कम हो सके, इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन कम हो सके. So this is basically disease control. Reducing the transmission of the disease is basically disease control. For example, hand washing.
या मान लो आप बोलते हैं कि जो डेंगू है वो क्यों स्प्रेड होता है, बिकॉज ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो, ठीक है, इन द वाटर। तो आप ट्राई करेंगे कि वाटर कहीं पे इकट्ठा ना होने दे, ठीक है, सो दैट और ट्रांसमिट ना हो डेंगू। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिजीज कंट्रोल। सो द मेन वर्ड इन डिजीज कंट्रोल इज रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आप कम कर रहे हो डिजीज का फैलाना, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। फॉर एग्जांपल पोलियो, फॉर एग्जांपल गुआनी वॉर्म। आज पोलियो के केसेस इंडिया में नहीं मिलते, पूरे वो इंडिया से खत्म हो चुके हैं, राइट। दिस इज नोन एज डिजीज एलिमिनेशन। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया से जब आप कोई डिजीज को हटा देते हो, दैट इज नोन एज डिजीज एलिमिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलियो दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है दूसरी कंट्री में, ठीक है, बट इंडिया में ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है पोलियो, ठीक है। डिजीज इरेडिकेशन मतलब मिनिमम 2 ज्योग्राफिक एरियाज ऑफ WHO, 2 एरियाज ऑफ WHO में डिजीज है ही नहीं, मिनिमम, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ठीक है, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ना ही वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में मिलेगा। मतलब क्या बोल रहा है, डिजीज एलिमिनेशन में हो सकता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो, लेकिन अभी लोगों को डिजीज नहीं हो रही हो उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। लेकिन डिजीज इरेडिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट नहीं होगा, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स। किसी को आइडिया है स्मॉल पॉक्स कब एलिमिनेट हुआ था, कब सॉरी इरेडिकेट हुआ था, कौन सी ईयर में? 1980 में 8 में 1980 में 1980, ठीक है। सो अगर डिजीज पूरे 2 से ज्यादा नेशंस ऑफ WHO से हट गई है, दैट इज इरेडिकेशन, और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया से हटी है, दैट इज एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज सर्वेलेंस, ठीक है। जैसे सर्वेलेंस बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, and the provision of information which leads to action taken to prevent and control a disease usually of infectious nature। basically सर्वेलेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा रिगार्डिंग डिजीज, ठीक है। क्यों हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों के डिजीज है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, कौन कौन लोग मेडिसिन ले रहा है। डॉक्टर अनुराधा प्लीज एक बार म्यूट कर लो। हाँ, सो सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, बेसिकली हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों को बीमारी है, कितना लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बेसिकली एक तरह से सर्वे करना, ठीक है, ताकि हम लोग व्हाई आर वी डूइंग सर्विलेंस, सो दैट वी कैन टेक एन एक्शन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल अ डिजीज, ताकि हम एक्शन ले सके डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस की बात करें, 2 सर्वेलेंस होते हैं, यूजुअली 2 मेन टाइप होता है, एक होता है पैसिव सर्वेलेंस, एक होता है एक्टिव सर्वेलेंस। पैसिव सर्वेलेंस मतलब पेशेंट अपने आप तुम्हारे पास आ रहा है, चाहे तुम्हारा क्लिनिक हो या PHC में जा रहा है या भी डिस्पेंसरी में जा रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, वहां से तुमने डेटा कलेक्ट कर दिया, मेरे पास कितने पेशेंट आए, इस बीमारी के कितना एज ग्रुप था, वहां से तुम्हें मिल जाएगा डेटा। ये होता है पैसिव सर्वेलेंस कि पेशेंट अपने आप तुम्हारे क्लिनिक पे या डिस्पेंसरी पे या हॉस्पिटल पे आ रहे हैं। लेकिन एक्टिव सर्वेलेंस क्या होता है, जहाँ पे हेल्थ वर्कर डोर टू डोर जाएगा, ठीक है, टू डिटेक्ट द केसेस, ठीक है। इस तरह से डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, घरों में जाके कि आपके घर में कितने लोग हैं, घर में किसी को क्या कोई प्रॉब्लम है फीवर की, अगर है तो क्या क्या सिम्टम है, घर घर जाके, दैट इज नोन एज एक्टिव सर्वेलेंस, मतलब खुद डॉक्टर घर घर जाके अगर सर्वे कर रहा है, ये होता है एक्टिव सर्वेलेंस, ठीक है। और पैसिव मतलब जो अपना पेशेंट आ रहे हैं। इसी में एक टर्म होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू टर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनियल सर्वेलेंस। सेंटिनियल सर्वेलेंस बेसिकली क्यों किया जाता है, जो केसेस हम लोग एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस से डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है,
जो केसेस, जो हिडन केसेस या मिसिंग केसेस जो हम लोग एक्टिव या पैसिव सर्वेलेंस से डिटेक्ट नहीं कर पाए, दैट इज नोन एज सेंटिनियल सर्वेलेंस। ठीक है, यूजुअली सेंटिनियल सर्वेलेंस जो होता है वो सेंटिनियल साइट्स पे किया जाता है, जैसे कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल एंड एसटीडी क्लिनिक्स फॉर एग्जांपल। अच्छा, सेंटिनियल सर्वेलेंस मतलब छुपे केसेस को फाइंड आउट करना। वो केसेस हमें क्यों नहीं मिल रहे थे, ना ही एक्टिव में और ना ही पैसिव सर्वेलेंस में हमें वो मिले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप HIV जैसी जो डिजीज है जो बहुत लोग बताते ही नहीं है, राइट, बहुत छुपी हुई, जिसको हम लोग ऑर्गेनॉन में बोलते हैं ऑब्वियस कॉज। ठीक है, तो ऐसी डिजीजेस जो बहुत छुपी हुई रहती है, STDs, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वहां पे सेंटिनियल सर्वेलेंस का इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, आप स्पेशली STD क्लिनिक पे जाओगे, वहां पे एक पेशेंट आता है जो ऑलरेडी दिखा रहा है उस चीज के लिए, उस पेशेंट से आप पूछोगे क्या आप और कोई जानते हो आसपास आपकी कॉलोनी में या आपके आसपास रहता है जिसको इस तरह की बीमारी है, या आपका किस किस से सेक्सुअली कांटेक्ट हुआ था, तो आप उससे पूछ पूछ के जाओगे उसके पास। सो दिस इज नोन एज सेंटिनियल सर्वेलेंस टू फाइंड आउट द मिसिंग केसेस व्हिच वर लेफ्ट इन एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनियल सर्वेलेंस। So these are three types of surveillance: passive, active and sentinel. Okay, this is very important. Level of prevention, सबसे नीचे लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्राइमोडियल, उसके ऊपर होता है प्राइमरी, उसके ऊपर होता है सेकेंडरी और सब होता है टर्शियरी। दीज आर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है क्या ये चीज? ये एक टेबल है, इसको आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, इससे आपको सारा डिफरेंसेस पता लग जाएगा चारों में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमोडियल में क्या है, बोल रहे हैं रिस्क फैक्टर एब्सेंट, रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नोन एज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्राइमोडियल प्रिवेंशन का, मास एजुकेशन। सपोज you guys, you people for example are apparently healthy। ठीक है, अभी मान लो आपको कोई भी डायबिटीज या इस तरह की बीमारी नहीं है, ना ही आप अभी ओबेस है सपोज, ना ही आप अभी स्मोकिंग कर रहे हो, ना ही अभी आप अल्कोहल ले रहे हो, या कुछ भी इस तरह से रिस्क फैक्टर जो होता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप उससे एक्सपोज हुए नहीं हो, तो आप क्या इस टाइम पे जो स्टेप लिया जाएगा वो होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा लोगों को कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, डू नॉट एक्सपोज योरसेल्फ टू द रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, फॉर एग्जांपल sedentary हैबिट, अदरवाइज यू विल डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, अदरवाइज यू विल डेवलप डायबिटीज। ठीक है, इन सब से अपने आप को एक्सपोज करो ही मत। तो ये होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, अभी रिस्क फैक्टर से आप एक्सपोज हो ही नहीं हो। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज अभी हुई नहीं है। ठीक है, मान लो a person is obese but he has not developed PCOS or she has not developed PCOS, he has not developed diabetes, he has अभी तक उसको कोरोनरी आर्टरी से ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हुई है लेकिन वो ओबेस हो चुका है, तो वहां पे रिस्क फैक्टर से वो एक्सपोज हो चुका है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बीमारी अभी डेवलप नहीं हुई है इसलिए एब्सेंट लिखा गया है। वहां पे आपको मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या करना है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन मतलब उसको बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, अपना वेट को रिड्यूस करो ताकि आपको ये सब बीमारी ना हो, एकदम फैटी फूड मत खाओ। ठीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन। ओके, ये होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है टू प्रिवेंट मीजल्स, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, वहां पे अभी उसको मीजल्स हुआ नहीं है लेकिन आप पहले ही उसको प्रिवेंशन दे रहे हो वैक्सीन देके, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हो अगेंस्ट मीजल्स, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल पर्सन ओबेस हो गया है, अभी उसको डिजीज हो गई है, मान लो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, इश्चीमिया हो गया, एंजाइना हो चुका है, लेकिन अभी उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, जल्द से जल्द डायग्नोस करोगे, जल्द से जल्द उसको ट्रीट करोगे।
दिस इज नोन एज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मतलब डिजीज रिस्क फैक्टर हो गया है, डिजीज भी प्रेजेंट है, डिसेबिलिटी भी हो गई है. फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रोक आ गया है, ठीक है, स्ट्रोक हो गया है, तो वहां पे अभी वो पैरालाइज हो चुका है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी भी हो गई है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस समय डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर सकते हो और रिहेबिलिटेशन कर सकते हो. उसको एक्सरसाइज करने को बोलोगे, व्हील चेयर प्रोवाइड करोगे. तो ये एकदम टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की स्टेज पे आ चुका है. ठीक है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन. प्राइमोडियल, जहाँ पे अभी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं हुआ है. प्राइमरी, जिसके अंदर बेसिकली आता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. ठीक है, जैसे कि वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट है. ठीक है. सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीए, 2 रुपए की गोली के लिए सर्विक्स. 20 रुपए का ठीक है, पेट्रोल दिस फूक के इज जाता है ना अर्ली बाद में डायग्नोसिस एंड अंधेरे में. ट्रीटमेंट. ठीक है. क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, पैप स्मीयर ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल. ठीक है, इस तरह से. देन केस फाइंडिंग लाइक एंटीनेटल स्क्रीनिंग. ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम जो यूएसडी की जाती है प्रेगनेंसी में, वो सब क्या है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए किया जाएगा. ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के एग्जांपल है. ट्रीटमेंट फॉर टीबी, ट्रीटमेंट फॉर एसटीडी, ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी, ये सब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जांपल है. टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल मतलब यूजेस ऑफ क्रचेस इन पोलियोमाइलाइटिस पेशेंट और स्ट्रोक पेशेंट. ठीक है. इसमें एक नई टर्म आई है, क्वार्टरनली लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्या है, टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन टू अदर्स फ्रॉम द डेड बॉडी. दिस इज नोन एज क्वार्टरनली लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है, डेड बॉडी से दूसरे को डिजीज ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप लिया जाता है उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. चलो अब देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया. आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. ठीक है, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किसका एग्जांपल है, हेल्थ प्रमोशन का, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, या टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि आयरन और फोलिक एसिड जो है एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही प्रिवेंट करेगा, राइट. वो बस एनीमिया के लिए ही प्रिवेंट करेगा, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो नर्वस सिस्टम की, डीएनए में, फोलिक एसिड बस उसी पर्टिकुलर चीज को ही प्रिवेंट करेगा. इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आयरन एंड फोलिक एसिड. और ये स्पेसिफिक protection or health promotion is basically a part of primary prevention. ठीक है. Pap smear for CS cervix is an example of सेकेंडरी प्रिवेंशन. अर्ली डायग्नोसिस के लिए, अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें, उस it deals with secondary level of prevention. early diagnosis and treatment जो होता है वो secondary level of prevention में आता है. तो पैप स्मीयर करके हम लोग जल्द से जल्द डायग्नोस कर लेंगे किसी को सीए सर्विक्स है कि नहीं. ठीक है, तो इसलिए वो secondary level of prevention में आ रहा है. बताओ रेबीज वैक्सीन एग्जांपल किसका है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी. yes, all the vaccines, most of the vaccines are example of प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि उसमें आप डिजीज होने से बचाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, अभी एक टर्म आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, इनएबिलिटी टू वॉक आफ्टर एन एक्सीडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ. एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो चल नहीं पा रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डिजीज का, इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटी का, या हैंडीकैप का. डिसेबिलिटी होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. सो जब भी फॉर एग्जाम्पल एनीबडी इज हैविंग एक्सीडेंट, तो जब उसको फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, फ्रैक्चर इज अ डिजीज, फ्रैक्चर एक डिजीज है. ठीक है. या मान लो किसी का कान में कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, वो एक डिजीज हो गई.
उसकी वजह से अगर फ्रैक्चर हुआ है तो किसी को लॉस ऑफ लेग हो जा रहा है, ठीक है, उसका पैर जो है टूट गया, लॉस ऑफ लेग हो गया मान लो, ठीक है, तो वो इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल है। लॉस ऑफ एन ऑर्गन लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेयरमेंट। या मान लो किसी को क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, उसकी वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो एग्जाम्पल हो गया इम्पेयरमेंट का। उससे नेक्स्ट स्टेज आती है डिसेबिलिटी, जिसमें क्या है, पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद उसका पैर चला गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, वो एग्जाम्पल है डिसेबिलिटी का। और जिसकी वजह से वो नॉर्मल सोशली प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहा है, सबसे मिल नहीं पा रहा है, रोज ऑफिस नहीं जा पा रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैंडीकैप। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हैंडीकैप मतलब वो नॉर्मल सोशली लाइफ नहीं जी पा रहा है। आप सोचेंगे जनरल हमारा कॉन्सेप्ट होता है हैंडीकैप मतलब जो व्हील चेयर पे इंसान पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी। और हैंडीकैप मतलब इस डिसेबिलिटी की वजह से नॉर्मल वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, अपना फ्रेंड सर्कल में नहीं जा पा रहा है, पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहा है, सोशली एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हैंडीकैप। ठीक है, सो ये टर्म्स आपस में मतलब किस तरह से रिलेटेड है, यू शुड मतलब आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन होता कि a person met with an accident and he lost his leg in the accident, then this is an example of disease